तो इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है उसको कवर करेंगे, और जो टॉपिक जिनके हम एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है, इसके एमसीक्यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एमसीक्यूज हैं, लीनियर मोमेंटम के हैं, इम्पल्स के हैं। तो ये टॉपिक हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट एमसीक्यू है, द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, पोजीशन में चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। सेकंड एमसीक्यू है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ के ऊपर मूव करता है तो तब एवरेज डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अगर आप लोग यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो लाइन है टेंजेंट लाइन, वो डायरेक्शन है किसकी? डिस्प्लेसमेंट की, इंस्टेंटेनियस की। लेकिन एवरेज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? वो होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप थोड़ा सा यहां पे ले लेंगे तो ये देखें, इसकी डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की ये होगी। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंट लाइन के ऊपर होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ के ऊपर मूव करता है तो किसी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछी जाए, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे द टेंजेंट टू द कर्व पाथ, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज डिस्प्लेसमेंट आर सेम व्हेन पार्टिकल मूव्स। जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता है तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम होती है। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये पाथ है, अगर पार्टिकल ने इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव किया है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, इस टाइम पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो इन दोनों की डायरेक्शन किसके ऊपर होंगी? स्ट्रेट पाथ के ऊपर होंगी। उसके बाद देखें फोर्थ एमसीक्यूज है, magnitude of displacement and distance of a particle will be equal if particles moves on a straight path। यहां पे देखें, ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे। अब अगर आप लोग यहां पे देखें, हम ए से बी पे मूव करें, अगर कर्व पाथ के ऊपर मूव किया जाए तो तब डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है। इस पाथ की, कर्व पाथ की लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, सपोज वो है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे अगर हम कर्व पाथ की लेंथ टोटल लेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, इसमें ये हाइट ऐड हो रही है। ये देखिए, ये वाली भी 5 सेंटीमीटर तो लेंथ है। अब सपोज ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे देखें ये तो 8 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कितना बन रहा है? 8 सेंटीमीटर बन रहा है, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो 5 सेंटीमीटर है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ के ऊपर मूव करे तो तब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल नहीं होते। इक्वल कब होते हैं? जब स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करे। स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा तो अब क्या सिचुएशन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। मींस के डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो स्ट्रेट पाथ के ऊपर पार्टिकल मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो ए ऑप्शन जो है अगेन करेक्ट है। A particle moved on a straight path through a displacement of 100 centimeter, distance covered by it is, again देखें सेम एमसीक्यूज है। अब पार्टिकल ने स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव किया तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको 100 सेंटीमीटर बताया गया, तो यही किसके इक्वल है? डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसका आंसर जो है वो 100 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पाथ क्या है? स्ट्रेट है। उसके बाद देखें 6,
इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इट्स एवरेज वेलोसिटी विल बी, ये भी कांस्टेंट होगी। ये याद रखें, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तब ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो इस वजह से जब बेसिक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब वो कांस्टेंट तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे 7 एमसीक्यूज देखें। The direction of average velocity is always taken in the direction of, ये इसको एवरेज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लिया जाता है, ये याद रखें। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। 8 देखें, अ पार्टिकल ट्रेस्ड अ कर्व पाथ एंड मूव थ्रू 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट। कर्व पाथ के ऊपर चल रहा है और कितना किया उसने, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर। इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग दी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो टेनेंट के अलोंग होगी। अब यहां पे अगर आप लोग डायग्राम में देखें ए से बी तक, ये तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। अगर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताना है तो इस कर्व पार्ट के ऊपर बताएंगे और वो अलोंग द टेनेंट होगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अलोंग द टेनेंट होगी। तो यहां पे देखें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करेक्ट ऑप्शन है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे है, अलोंग द टेनेंट है, कर्व पॉइंट के ऊपर। उसके बाद देखें टेनेंट टू द कर्व पाथ, तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेनेंट टू द कर्व पाथ। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन कहां पे है, अलोंग द टेनेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। एमसीक्यूज 9 देखें। You thrown a ball that returned back to your hand after hitting a wall located at 100 centimeter from you. The time left was 5 seconds. Its average velocity is, इसकी नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है, वहां पे जाके इसको देखते हैं। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो उसी पे यहाँ पे अगेन इसको उसी पेज पे इसका 9 है। अब आपने देखें, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है। अब बॉल को आपने थ्रो किया था, बॉल आपके ही हैंड में आ गई वापस, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ये फॉर एग्जांपल वॉल है, आप यहां पे खड़े हुए हैं, आपने बॉल को यहां पे थ्रो किया, बॉल अगेन आपके पास वापस आ गई, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका 0 है, क्योंकि उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आई। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, फाइनल पोजीशन भी क्या है, यही है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट उसका क्या है, 0 है। चेंज इन पोजीशन 0 है, पोजीशन में चेंज नहीं है, इस वजह से एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डी ओवर टी। जब डी ही 0 है डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये एवरेज वेलोसिटी का डिसएडवांटेज भी है। इसी वजह से हमें किसके ऊपर जाना पड़ता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर पाती, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, कि मींस 0 एवरेज वेलोसिटी होगी। उसके बाद एमसीक्यूज 10 है हमारे पास। तो 10 में देखें, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0, इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, यहां पे 0 होगी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है, मींस के वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होने का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपने यहां पे याद रखना है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। 12 देखें, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस बताता है और स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो इसकी भी ए ऑप्शन करेक्ट है। 13, तो 13 में देखें एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। तो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, करेक्ट है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इट्स स्लोप इज जीरो, ये भी पॉइंट करेक्ट है। कैसे, अब आपको पता है कि स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं है तो स्लोप भी नहीं होगा उसमें। अब ये वाला ग्राफ है, इसकी शेप ये है। अगर आप लोग यहां पे देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए के ऊपर भी वेलोसिटी उतनी है, बी के ऊपर भी वेलोसिटी उतनी है। तो यहां पे ये लाइन रेड लाइन ग्राफ है, ये पैरेलल है किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ। तो इसका स्लोप क्या है, जीरो। स्लोप बोलते किसको है, ग्राफ की हाइट को बोलते हैं, जो वो एक्स एक्सिस के, इसका स्लोप है। ये देखें, ये लाइन, इसकी हाइट चेंज हो रही है इस लाइन की, इसका स्लोप है। जो एक्स एक्सिस के लिहाज से वाई एक्सिस में चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो अब इसमें देखें वाई एक्सिस में चेंज आ रही है, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के ऊपर आगे मूव करते हैं इसमें चेंज आ रही है, इसका स्लोप है। तो इसका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन रेड लाइन में देखें, यहां पे भी उतनी हाइट है, एक्स एक्सिस के लिहाज से वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रही। तो इस वजह से इसका स्लोप क्या है, जीरो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो ये ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का, इसका स्लोप भी जीरो है, इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी। 14 एमसीक्यूज, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग ये होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज जरूर होती है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज होती है, तो उसका एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट करेगा। तो इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो यहां पे उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, हर इंटरवल में इक्वल चेंज है तो हर इंटरवल में एक्सेलरेशन सेम रहता है। इट्स स्लोप इज पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। ये वाली, ये देखें, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही ग्राफ है जो यहां पे मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। यहां पे देखें, हर इंटरवल में एक्सेलरेशन इक्वली इंक्रीज हो रहा है। इसमें अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड। इसका स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है कि वाई एक्सिस में इंक्रीज आना विद एक्स एक्सिस। अब देखें, इस पॉइंट के ऊपर हाइट ये है, ये देखें, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हाइट इंक्रीज कर रही है, तो हाइट इंक्रीज कर रही है, इसका मीनिंग क्या है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है। यहां पे देखें, ये इस एक्स एक्सिस के पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस की हाइट इंक्रीज होगी, यहां से देखें ये इंक्रीज है। तो अब y एक्सिस में इंक्रीज आ रही है तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अगर y एक्सिस में डिक्रीज आए, x एक्सिस के लिहाज से स्लोप नेगेटिव होता है, अगर इंक्रीज आएगी तो स्लोप पॉजिटिव होता है। तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इट मींस के इक्वल इंक्रीज है, इस वजह से इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी करेक्ट है। उसके बाद इट्स सी ऑप्शन देखें, इट्स स्लोप इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये भी करेक्ट है। यहां पे देखें, जितनी हाइट यहां पे इंक्रीज हुई उतनी हाइट यहां पे इंक्रीज हुई, उतनी हाइट यहां पे इंक्रीज हुई। तो यहां पे जो स्लोप है वो हर इंटरवल में, मींस के वाई एक्सिस में उतनी ही इंक्रीज है हर सेकंड में। मींस के यहां पे 1 सेकंड में अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर की इंक्रीज आ रही है वाई एक्सिस में, तो हर जगह पे 1 सेंटीमीटर की इंक्रीज है। यहां पे 1 सेंटीमीटर की इंक्रीज है, यहां पे 1 सेंटीमीटर की इंक्रीज है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में स्लोप भी इक्वली इंक्रीज होता है हर इंटरवल में, क्योंकि वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होती है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट आंसर है इसका। तो अब देखें ये एमसीक्यूज में कितने पॉइंट्स आके जो हैं वो मर्ज हो गए हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 14 एमसीक्यूज, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। ये अगेन एमसीक्यूज जो है वो रिपीटेड है। यहाँ पे उसका ग्राफ जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, मींस ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 15 देखें एमसीक्यूज। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। तो एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है कि स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वो हमेशा बताता है आपको एक्सेलरेशन बताता है। तो यहां पे देखें फर्स्ट ऑप्शन इनवर्स ऑफ स्लोप गलत है। एरिया अंडर टाइम ग्राफ वो तो बताता है डिस्टेंस। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट द कर्व पॉइंट, तो यहाँ पे ये क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है, ये याद रखना आपने। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सिंपल स्लोप है, वो क्या बताएगा आपको? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन नहीं पूछा जाता। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 देखें। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज गिवन बाय। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहां पे उसका डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां पे उसकी जो शेप बनेगी ग्राफ की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप ये बनती है, ये वाली। अब एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला बनता है, ये वाला। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे क्या है? वी है। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मीन्स के हाफ वी टी। तो ये देखें ये क्या है? हाफ वी टी। तो ये एरिया अंडर द ग्राफ है और ये डिस्टेंस के इक्वल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। तो एरिया अंडर द ग्राफ, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो एरिया कैलकुलेट करो। कोई भी डिस्टेंस के जो दूसरे आम फॉर्मूला उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। ग्राफ की शेप याद रखो, उसका एरिया कैलकुलेट करो, जो एरिया आएगा वो डिस्टेंस होगा। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी आ गया। 17। तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। तो अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये देखें यहां पे उसकी वेलोसिटी थी सपोज के 100 सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर पर सेकंड थी अगर, या 100 मीटर पर सेकंड थी। अब टाइम के साथ देखें उसकी वेलोसिटी यहां पे आके क्या हो चुकी है? 0। तो ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, डीसेलरेशन का ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। एक तो आंसर ये आ गया कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हमें मिल गई। स्लोप नेगेटिव, यहां पे देखो हाइट डिक्रीज हो रही है, एक्स एक्सिस के लिहाज से हाइट क्या हो रही है? डिक्रीज। तो स्लोप क्या है इसका? नेगेटिव है। तो ये ऑप्शन भी बी करेक्ट है क्योंकि इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। कैसे? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म हो, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। आगे एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ये फर्क पड़ेगा। अगर यूनिफॉर्मली वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन साथ नेगेटिव होगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या है? करेक्ट है। यहां पे अगर 2 मीटर पर सेकंड है, -2 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी -2 मीटर पर सेकंड है, इसमें भी -2। तो देखें 2 कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा। तो यहां पे सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे यहाँ पे इसका नंबर एमसीक्यूज का नेक्स्ट ही है लेकिन यहाँ पे वो मिस प्रिंट है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड 3 डिफरेंट जर्नीज एज शोन बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज गिवन एज। ये आपने पढ़ा हुआ इक्वेशंस ऑफ मोशन में। 3 जर्नीज कौन सी हैं? ये देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये 3 जर्नीज हैं। पहले ऑब्जेक्ट ने पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव किया, फिर 0 एक्सेलरेशन से मूव किया, फिर नेगेटिव 0 एक्सेलरेशन से मूव किया।
अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रॉपर्टी है, एरिया अंडर द ग्राफ टोटल डिस्टेंस को बताता है। एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है, टोटल डिस्टेंस को बताता है। तो अब इसके जो ऑप्शंस हैं वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आंसर है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आंसर है। याद करें आपने इसी ग्राफ से आपने कैलकुलेट की हुई है। क्या कैलकुलेट किया हुआ आप लोगों ने, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैलकुलेट की हुई है और सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, तो इसका आंसर ये वाला आएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस टोटल शेप का लगा, ये शेप बन रही है ट्रेपीजियम, ये देखें, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते होते हैं। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका प्लस इसका और इनटू हाइट, ये हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। तो यहां पे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत है। यहां पे तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ A एंड B। तो अगर ये ग्राफ हो तो टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे, और एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो इसके इक्वल भी आता है और इसके इक्वल भी आता है। 18. An object is moving with constant velocity. Distance covered by it is given as. ऑब्जेक्ट ने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया है। अगेन यहां पे न्यूमेरिकल नहीं है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप प्रीडिक्ट करनी है। तो शेप ये बनती है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ये है। अब इसके अंडर जो एरिया बनता है उसकी शेप बनती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि लेंथ इंटू विड्थ, ये लेंथ है टाइम के इक्वल, विड्थ किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो vt। अब इसका डिस्टेंस क्या है, s इज इक्वल टू vt। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, a करेक्ट ऑप्शन है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्टेंस पूछा जाए तो प्रीडिक्ट करें शेप ग्राफ की और उस शेप का एरिया कैलकुलेट कर लें। उसके बाद 19, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट, इट्स कवर्ड डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज। ऑब्जेक्ट को फ्रीली सर्टन हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसकी बताएं कि उसने कितना, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। 2 सेकंड में भी पूछा जा सकता है और ये एमसीक्यू बहुत फेमस है, बड़ी दफा आया हुआ है। इसका आंसर न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा जाता है और फॉर्मूला फॉर्म में भी पूछा जाता है। यहां पे देखें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस कैलकुलेट करना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वर्टिकल मोशन में एक ही जगह पे जी यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहां पे देखें ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पे था, रेस्ट के ऊपर था, अगर उसको यहां पे ड्रॉप किया गया ये फ्रीली, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, VI 0 था। VI को 0 पुट करो तो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये देखें उसके बाद 1 सेकंड पे पूछा गया, 1 सेकंड सपोज यहां पे है, तो ये वाला डिस्टेंस हमने बताना है। अब यहां पे t की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के इक्वल, तो हाफ g आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया, हाफ g। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी जा सकती थी, यहां पे देखें इसका आंसर क्या आया, g/2, g/2। अब g की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो क्या आ जाती, 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड 2 पे डिवाइड कर लेते तो ये क्या आ जाती, 4.5 और इसका हाफ आया 4.8 आ जाती इसकी। इसका न्यूमेरिकल आंसर क्या आ जाता, 4.8। अगर 2 सेकंड के ऊपर पूछा जाता तो अगेन यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, ये टर्म तो अगेन 0 है, लेकिन t की वैल्यू क्या आ जाती यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 को आप लोग अगेन मल्टीप्लाई करते यहाँ पे g की वैल्यू से, तो अगेन आंसर आ जाता। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है, g/2 मीटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद 20th प्रिडिक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g की वैल्यू यही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट है ये, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर केजी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये याद रखें
ये इससे आया हुआ है। एफ इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन में एफ इज इक्वल टू एम में यूज नहीं करते, एफ इज इक्वल टू एम जी यूज करते हैं, एम जी। तो जी के दो यूनिट है, एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहां पे देखें जी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ओवर एम के इक्वल आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट केजी, न्यूटन पर केजी। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो जी की डायरेक्शन क्या होती है, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, करेक्ट है। इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ये गलत है। तो यहां पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 21 में देखें, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे देखें आपसे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो सिंपली ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख के बताना है। ये ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ग्राउंड है। अब हमने इसी हाइट से वर्टिकल इसी हाइट से फेंका था और उसी हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ, क्योंकि चेंज इन पोजीशन क्या है, जीरो है। ये यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें अगर इस पॉइंट के ऊपर पूछा जाता तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे देखें चेंज इन पोजीशन है, ये ग्राउंड थी तो ग्राउंड से ये हाइट थी, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता। लेकिन यहां पे देखें, ये अगर मैं यहां पे कोई लाइन लगाऊं तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्योंकि ग्राउंड से फेंका था, ग्राउंड के ऊपर वापस आ गया, पोजीशन में चेंज कोई नहीं आई, वर्टिकल पोजीशन में चेंज नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल नहीं है। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, जीरो। 22 two bodies, two objects having masses 5 kg and 10 kg are moving freely vertically downwards. Pick the correct statement about them. एक 5 किलोग्राम का, एक 10 किलोग्राम का है, तो इनको फ्रीली रिलीज किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हमने बताना है। 10 kg ऑब्जेक्ट विल अराइव फर्स्ट एट अर्थ, गलत ऑप्शन है। 5 kg विल अराइव फर्स्ट एट अर्थ, गलत ऑप्शन है। बोथ विल अराइव एट द सेम टाइम, ये करेक्ट ऑप्शन है। गलीलियो का एक्सपेरिमेंट है कि ऑब्जेक्ट्स के जो मैसेज हैं, अगर डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट थ्रो किए जाएं तो फ्री फॉल मोशन में दोनों में 5 kg में भी एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 का है, 10 में भी कितना है, 9.8 का है। तो जब एक्सेलरेशन उनका सेम है तो वो अर्थ के ऊपर भी सेम टाइम के ऊपर अप्रोच करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 23rd, the quality of moving objects by virtue of which they exert force on other objects is called the momentum. C option, ये momentum की डेफिनेशन है। momentum है क्या, ऑब्जेक्ट जब अपने मोशन की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको मोमेंटम बोला जाता है। जैसे गाड़ी मूव करती हुई आ रही है, वो अपने मोशन की वजह से जब किसी चीज को हिट करती है तो उसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो मोशन की वजह से जो फोर्स लगती है उसको मोमेंटम बोलते हैं, या अदर वर्ड्स में मोशन को ही आप कह लें मोमेंटम बोलते हैं। द क्वांटिटी हैविंग यूनिट न्यूटन सेकंड इज द मोमेंटम। मोमेंटम के दो यूनिट हैं, एक न्यूटन सेकंड है और एक केजी मीटर पर सेकंड है, तो ये याद रखें, दो यूनिट्स हैं इसके। सी ऑप्शन करेक्ट है। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मैसेज 5 kg एंड 10 kg आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम। तो अब बताएं कि इनमें से दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, मैस क्या है 5 kg और 10 kg, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv, वेलोसिटी सेम, इसको तो छोड़े, जिसका मैस ज्यादा, क्योंकि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस और वेलोसिटी के, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है। अब जिसका मैस ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो 10 kg का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10 kg। 26 टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैविंग सेम मैसेज, दोनों के मैसेज सेम है 5 kg एंड मूविंग विद वेलोसिटीज ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, मींस के ए की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, बी की कितनी है 5 मीटर सेकंड, विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम। मैस सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा।